1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। एक बार जब आप इन बेड्स को बना देते हैं फिर आपको इनको बार बार जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रॉबेरी, वो बेरीज जो स्ट्रॉ पे उगाई जाती हैं। हम भूल गए कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि उसको किस तरीके से उगाना है। हम इनके ऊपर मल्चिंग इसलिए बिछा रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ी ज़बरदस्त धूप होने वाली है और मटर की खेती जो है वो ठंडक की खेती है, ठंडक अब की पड़ी नहीं है। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की, उसके बाद अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कंपनी में तैयार किए हुए, उनके खुद के डिज़ाइन किए हुए जो कपड़े हैं वो यूएसए, यूरोप, यूएई तक जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो शख्स खेती किसानी के क्षेत्र में आ गया। जिस खूबसूरती से वो कपड़ों के डिज़ाइन तैयार किया करते थे, उसी खूबसूरती से उन्होंने अपने खेतों को भी तैयार किया। आज हम पहुंचे हैं सीतापुर के टांडा सालार में, लहरपुर में आता है ये, और हमारे साथ मौजूद है वो युवा, वो शख्स फ़ाहद फारूकी। बहुत बहुत स्वागत है फ़ाहद साहब आपका आज हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। सर थैंक यू। पहले ये बताइए, खेती में कैसे आना हो गया जब फैशन डिज़ाइनर एक ऐसा ये इतनी दूर दूर तक, इतने देशों तक कपड़े भेज रहा है जी। खेती में, गाँव में? ऐसा है कि जब शाम हो जाती है तो आदमी अपने घर वापस आता है, चिड़िया भी अपनी डाल पे वापस आती है। एक बात को समझिए, मेरे घर में किसी ने भी मुझसे पहले खेती नहीं करी है। सब लोग बागबानी कर रहे थे और गन्ने की फसल के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो हम पहले आदमी हैं जिसने गेहूं, धान, मक्का, उड़द, बाजरा, ज्वार, स्ट्रॉबेरी, आलू तो ख़ास करके, आलू तो हमारे जवार में कहीं नहीं होता है। लहरपुर के अंदर, लहरपुर इज़ नॉट अ पोटैटो सेंट्रिक रीजन। हम पहले आदमी हैं, तभी वहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है और फैसिलिटीज़ नहीं है। वन, दूसरी बात, जितनी भी खेती हम कर रहे हैं ये सारी बलुई मिट्टी के ऊपर खेती कर रहे हैं, और बालू जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है खेती के अंदर। जब शुरुआत में हम आए हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे बालू के अंदर जब पानी लगाया जाता था। फिर धीरे धीरे हम समझे कि कैसे स्लो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, किस तरीके से धीरी धार तोड़कर हमें काम करना है। उसके ऊपर हमने बोरे लगवाए, उसके ऊपर हमने उसको ब्रेक करने के लिए चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब धीरे धीरे नालियों के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसी से मैं मानता हूँ कि हमको कामयाबी मिली है। इसीलिए मेरे लिए बेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जहाँ आपको समतल सपाट ज़मीनें दिख रही हैं, जहाँ पर शानदार तरीके से खेती हो रही है, वो इतना आसान नहीं था। उस जर्नी में 6 साल लगे हैं मुझे। ये बताइएगा कि जब आप अपनी यात्रा का जिक्र कर रहे हैं तो जी। ये भी ज़रूर बताएं कि फैशन इंडस्ट्री में कब आए, अपनी कंपनी खड़ी की, जी। कहाँ तक आपकी डिज़ाइन के कपड़े जाते थे आपकी कंपनी के डिज़ाइन किए जी। हुए, और कब से खेती में आना हुआ, इसे ज़रूर बताएं। अच्छा, 2005 में मैं NIFT न्यू दिल्ली से पास आउट किया और उस वक्त मुझे एक नेशनल और एक डिपार्टमेंटल अवार्ड मिला। हमने अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करी 2007 में, और 2007-05 के बाद थोड़ा भ्रमण किया, और फिर 7 के अंदर ये समझ में आया कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना बेस्ट होगा। तो US एक्सपोर्ट किया है हमने, यूरोप किया है, साउथ अमेरिका किया है, और उसके अलावा UAE के अंदर ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर आपका इटली, फ्रांस, UK, स्पेन, जर्मनी, इन सब जगहों के ऊपर हमने अपने डिज़ाइंस को रिटेल किया और बायर्स के साथ में काम किया डायरेक्टली। ये बताइएगा फ़ाहद साहब कि खेती में कब से आपका आना हुआ, कब से यहाँ एंटर? 2017 में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे फाइनली अपने बागों को बचाने के लिए यहाँ आना है। खेती उसके बाद आती थी, पहले मेरे बाग आते थे। जब बागों को बचाने आए तो पहले ज़मीन सुधारना था। ज़मीन सुधारने के लिए हमने उसके अंदर जो थी वो इंटरक्रॉपिंग शुरू कर दी, और उसी से हमें ये समझ में आया कि भाई खेती के अंदर किस तरीके की लागत है और वापस किसान को क्या मिलता है। आपने धान, गेहूं की खेती बहुत देखी होगी, लेकिन यहाँ पर जो फ़ाहद साहब क्या की खेती है ये आप देखेंगे, वो धान, गेहूं जैसी फसलें बेड्स बनाकर लगाते हैं और उसके ऊपर मल्चिंग भी की हुई है पूरी। फ़ाहद साहब ये बताइए पूरा मॉडल बेड्स का फ़ायदा किस तरह से, कैसे इस पे काम होता है? ये है परमानेंट रेज बेड्स, हम इनको कहते हैं परमानेंट रेज बेड्स। यानी एक बार जब आप इन बेड्स को बना देते हैं फिर आपको इनको बार बार जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान के लिए है कि जो छोटा और मंझोला किसान है उसको ट्रैक्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किराए पर ट्रैक्टर लाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसका डीजल बचा, उसकी लागत बची। उसके बाद परमानेंट रेज बेड्स क्या करते हैं कि हमें इसके अंदर, इन बेड्स के अंदर वापसा कंडीशन बना के रखनी होती है। यानी हवा, पानी और मिट्टी का सही अनुपात जो कि है 25-25 और 50, यानी हवा 25, पानी 25 और 50% मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी माने जो सॉलिड मैटर है।
तो जब अब इसको कैसे समझा जाएगा, वापसा कंडीशन का मतलब है जब आपके बेड्स जो हैं वो गद्दे की तरह मुलायम हों, तो आप समझ जाइए कि इनका अनुपात सही है और ये बेड जिंदा है। ज़मीन के जो कपड़े हैं उसको मल्चिंग का नाम दिया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेचुरल मल्चिंग की बात कर रहा हूँ, यानी जो पत्तों से मल्चिंग करी जाती है या किसी भी तरीके की रेजिड्यू, फार्म रेजिड्यू, यानी जो भी हमारे पास पत्ते बचे हैं, हमारे पास पैरा बचा हुआ है धान का, हम उसी को लगाकर यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर पैरे की मल्चिंग की हुई है और नो-टिल होने की वजह से जो मुठिया है हमने इसके ऊपर इससे पहले धान किया था और धान का जो मुट्ठा है यानी जो जड़ें हैं वो पूरा इसी के अंदर इंटैक्ट है और वो धीरे धीरे जब पानी लगता है और गीला होता है तो उसी के साथ में वो सड़ता है और उससे ज़्यादा शानदार कॉम्पोजिट कार्बनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी को कभी दिया ही नहीं जा सकता है। अब इसके अंदर स्काउटिंग करना यानी जाकर अंदर बीमारियों को देखना, पानी लगाना, एक आदमी इसके अंदर पानी लगाता है, आपको 5 आदमियों की ज़रूरत नहीं है। और हमको चूँकि जुताई तो करनी नहीं है, सिर्फ बिजाई करनी है, तो ट्रैक्टर के ऊपर हमने एक मशीन डिज़ाइन करी है जिसका काम है कि 5 लाइन, 3 लाइन या 2 लाइन में जैसी फसल हो उसकी आवश्यकता के हिसाब से हम इसके अंदर बिजाई करते हुए चले जाएं। तो वो जो इक्विपमेंट है वो है प्रिसीजन प्लांटर, यानी वो एक एक बीज तरीके के साथ में इसके अंदर लगाता हुआ चला जाता है, तभी आपको ये सारी लाइनें बनी हुई दिख रही हैं हमारी खेत में। फाज साहब ये बताएं, इसका फ़ायदा अगर हम बात करते हैं उत्पादन की और लागत की, दोनों चीज़ें, लागत पहले तो ये भी ज़रूर किसानों को बताएं। आम तौर पर जो किसान बीज लगाता है वो 8, 9, 10, 11 और 12 किलो बीज लगाता है एक बीघे में, और 12 पंजे 60 यानी 60 किलो एकड़, 50 किलो एकड़ और 40 किलो एकड़। जो मैंने लगाया है मात्र 16-17 किलो एकड़। फाज साहब ये बताएं, ये तो आपने बताया कि बीज कितना कम लगा, जाहिर है लागत कम हो गई, बिल्कुल, लेकिन बेड्स बनाने पे लागत बढ़ जाती होगी, एक ही बार की कॉस्ट है ना, एक बार की। अच्छा, दूसरी चीज़, अब बात आती है उत्पादन। जब आपने बीज इतना कम लगाया जी, उत्पादन भी क्या उस रेशियो में कम हो जाता है? नहीं, उत्पादन नहीं कम होता है। होता यह है कि जब आप प्लांट को या सीड को अपने फुल पोटेंशियल की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जब फुल पोटेंशियल के ऊपर सीड जाएगा तो यानी अगर उसकी एबिलिटी है 10 टिलर्स निकालने की, तो जब आप उसको डेंस लगा देते हैं तो वो 2 ही टिलर के ऊपर जाकर अटक जाता है, क्योंकि उसके पास ना धूप होती है ना हवा होती है जी, और यही दोनों चीज़ें चाहिए उसे एक्सपैंड करने के लिए। तो हम जो हैं वो अपने सीड का फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करते हैं। तो प्रोडक्शन जो है यानी वो बाकी किसानों के बराबर ही आता है या हाँ, उससे एक बात समझिए आप, उससे कम तो नहीं होगा, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ। देखिए, एक बंच के अंदर एक माउंट से हमारे कितने टिलर्स निकले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16। तो आगे चलते हैं, बाकी भी जो मॉडल है खेती के देख लें, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है इस मॉडल की। जी, तो यहाँ 30 एकड़ में अभी हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या फसलें हैं और उनमें किस किस तरह के प्रयोग किए गए। तो अब दूसरी फसल की बात करते हैं। ये आलू लगा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बेड्स पे पूरा जिस तरह से लगा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से। फाज साहब ये बताएं, आलू की कौन सी वैरायटी है यहाँ पर और इसकी खासियत भी बताइए। अच्छा, ये सारा सीड प्लॉट टेक्निक पर लगा हुआ सीड क्वालिटी आलू है और ये 42 इंचेस का इसकी चौड़ाई है बेड की, और इसमें 3 रो प्लांटर है, यानी इसमें 3 लाइनें आलू की आपको मिलती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम 2 लाइनें ड्रिप की चला सकते हैं बीचों बीच के अंदर, जिसकी वजह से टपक विधि की वजह से वाटर कंजर्वेशन भी होता है और सीड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। मेरे पास में लगभग 17 वेराइटीज़ हैं आलू की। हम देख रहे हैं जगह जगह ये स्टिकी स्ट्रिप, ये IPM में जो मेथड में यूज़ होती है वो भी लगी हैं। ये सीड प्लॉट टेक्निक का एक पार्ट है। सीड प्लॉट टेक्निक के अंदर टाइमली बुआई करना, टाइमली उनकी आल काटना और उसके अंदर पेस्ट मैनेजमेंट करना, ये बेसिकली रिफ्लेक्टर्स हैं इस बात के कि हमारी फील्ड के अंदर कौन कौन से पेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। तो यही डिसाइड करेगा कि आल कब कटेगी। चलिए चलते हैं अगली फसल। मटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, उसको भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मटर की जो खेती है वो भी मल्चिंग विधि से होती है। तो चलते हैं अब वहाँ पर और वो आपको दिखाते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं उस जगह जहाँ पर मटर लगाया गया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं और किस तरह से मटर लगा है ये भी आप देखिए। ये लाइन यहाँ पर भी बेडिंग के ऊपर मल्चिंग और वहाँ पर लगा है ये मटर। फहद साहब, ये मटर जो है ये भी बिल्कुल एक लाइन में हर चीज़, मतलब बिल्कुल डिज़ाइनिंग की जो बात थी वो हर प्लॉट पे देखने को मिल रही है। असल में साफ सफाई बिल्कुल। जी हाँ, ये जो सारी हमारी खेती है ये कैलिब्रेटेड है,
यानी एक ही अनुपात में एक ही मशीन से हम एक मशीन पर दूसरी मशीन अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई चौड़ा कोई पतला नहीं होगा। एक बार हम आपको बीच में रोक रहे हैं जी, और जी। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे एक बार यहाँ से दिखाएं कि किस तरह से कितनी सफाई से ये पूरी फसल यहाँ पर आ रही है। बताएं फहद साहब, आप बताते रहें। वो तो बिल्कुल दिखाएंगे। आइडिया ये है कि हमको ये जो बेड्स बने हुए हैं ये भी 42 इंचेस के हैं और उसी तरीके से इनके ऊपर भी मल्चिंग करी जा रही है। और ये जो है ये लेट वैरायटी है मटर की, तो हम इनके ऊपर मल्चिंग इसलिए बिछा रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ी ज़बरदस्त धूप होने वाली है और मटर की खेती जो है वो ठंडक की खेती है, ठंडक अब की पड़ी नहीं है। तो जब हम इसको मल्चिंग कर देंगे तो जो सॉइल टेम्परेचर्स हैं वो बहुत कंड्यूसिव रहेंगे, वो बहुत आइडियल रहेंगे। और अगर सॉइल टेम्परेचर्स अच्छे रहेंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के अंदर किसी भी तरीके का विघ्न नहीं पैदा होगा। तो आपने ये 3 चीज़ें अभी देखी हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो मटर की खेती है वो भी स्टेकिंग विधि से हो रही है और पूरा बेड्स बना के मल्चिंग करके बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि फहद साहब जो हैं वो गेहूँ धान जैसी पारंपरिक फसलों की खेती तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं यानी वो फसलें जिनमें अच्छी आमदनी हो सकती है उनकी भी खेती करते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं वो कौन सी फसलें। जैसा हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर फहद फारूकी जो हैं वो पारंपरिक खेती की जो बात होती है धान गेहूँ इन जैसी फसलों के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स की खेती करते हैं। उसी में से एक है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय ये बढ़िया बिल्कुल लाल स्ट्रॉबेरी आप इनके यहाँ लगी हुई देख रहे हैं इनके खेतों में। और ख़ास बात ये कि आपको अभी तक हमने जहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी की खेती दिखाई है उसमें मल्चिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की मल्चिंग नहीं की गई। यहाँ पर भी पूरी तरह से सिर्फ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल किया गया है, पूरी ड्रिप से सिंचाई है। फहद साहब ये बताइए, स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी निकल रही है जी, प्लास्टिक कहीं नहीं। हाँ वेल प्लास्टिक जो है वो मजबूरी दर्जे किसान को इस्तेमाल करनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रॉबेरी, वो बेरीज जो स्ट्रॉ पे उगाई जाती हैं। हम भूल गए कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि उसको किस तरीके से उगाना है। जो हमने बासमती अपने यहाँ उगाया था पिछले साल, हाथ से पीटा उसे और हाथ से पीटने के बाद में आपको ये उस मल्चिंग का हमने यूज़ किया है। तो बेसिकली हम ये तकरीबन 2 हेक्टेयर का प्लॉट है जिसके अंदर लगभग 70,000 रुपये की मल्चिंग लगती। उस 70,000 रुपये को हमने बचाया और वो जो रेजिड्यू है उसकी वजह से अब हमारा टेम्परेचर भी बना रहता है, सॉइल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। धूप पड़ती है मगर नीचे गर्मी नहीं आती है और इसी के नीचे 2 इनलाइन ड्रिप्स पड़ी हुई हैं। तो जब हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है तो उससे देते हैं। उसके अलावा इसके अंदर किसी भी तरीके की खाद नहीं दी गई है। तो ये बताइए, इतने देशों में घूमने के बाद जी। जब अपने गांव में लौटे हैं हाँ। और एक अलग ही काम में जी। लगे हुए हैं, जी। कभी मन में आता है कि नहीं फिर से वापस उधर चलें? नहीं, मैं तो छुट्टी पे चल रहा हूँ। वो काम तो वहाँ था, यहाँ तो मेरी छुट्टी चल रही है। तो आज आपने देखा इस फैशन डिज़ाइनर के इन डिज़ाइन किए हुए खेतों को, यहाँ पर खेती के इस पूरे डिज़ाइन को, इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से खेती वही है लेकिन तरीका बदल दिया है। फहद साहब ये बताइए, कोई आपके इस पूरे मॉडल को देखना चाहे, समझना चाहे, इसके गणित को समझना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है, कहाँ आना होगा, उसे एक बार अपना पता ज़रूर बताएं। ज़रूर। आपको लखनऊ से सीधे आना होगा खैराबाद और खैराबाद से आना होगा आपको लहरपुर। लहरपुर से बिल्कुल मिला हुआ नहर है और नहर के दाहिने हाथ को लहरपुर सिटी है और नहर के बाई साइड को हज़ारा ऑर्चर्ड है। तो यहाँ पर हमारे खेती है, टांडा सालार मौज़ा है और मस्जिदिया गांव के पास में है। आप लोग यहाँ आइए और आराम से देखिए। ये आप ही लोगों के लिए बना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आना किसी के लिए मनादी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शानदार खेत दिखाने के लिए, खेती के इस मॉडल को दिखाने के लिए, हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपने इस पूरे मॉडल को देख लिया है। आप भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, इन चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। पूरा पता अभी यहाँ पर आपको बता दिया गया है और आप खेती के इस शानदार मॉडल को यहाँ पर देख सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।